जयराम सिंह सिर्फ दो लोगों को डरते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं डरते। जानते हैं दो लोग कौन है? नीली छतरी वाला या जनता जनार्दन। विद्यार्थी जीवन से हम लोग सोशल वर्कर थे। अव्यवस्थाओं के खिलाफ मुखर और प्रखर होकर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। बीएसपी इसलिए अच्छी लगी कि बीएसपी गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों और किसानों की पार्टी है। राजनीति में ऐसे आया, इलाहाबाद में हम लोग रहते थे, वहीं अपना व्यापार व्यवसाय करते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में माननीय विजय बहादुर सिंह जी थे, जो यहाँ से हमीरपुर लोकसभा से सांसद चुने गए थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की एक मीटिंग बुलाई अपने वंशी वैली रोड में, कचहरी के पास उनकी कोठी है इलाहाबाद में। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक योग्य व्यक्ति अगर हमें मिल रहा है लोकसभा के लिए, बहुत बड़े अधिवक्ता है वो, हाई कोर्ट में उनका नाम है, 1-2 के 1-2 नंबर में उनका टॉप में चलता है नाम। तो लोकसभा में उनके साथ हम लोग प्रचार प्रसार में है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जिस मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया है उस मिट्टी का ऋण चुकाना सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमें एक अच्छा सांसद मिल रहा है जो सदन में अपनी बातें रखेगा। उनके साथ हम प्रचार में आए और वहीं से हम सक्रिय राजनीति में आ गए। तो और आपकी संघर्ष की कहानी भी बड़ी है, थोड़ा उस पर भी आप डालें अगर। संघर्ष कहानी, विद्यार्थी जीवन से हम लोग सोशल वर्कर थे। इलाहाबाद में हम लोग प्रयाग गौरव देते थे, जो हर क्षेत्र के लिए गवर्नर को बुला के हम लोग प्रयाग गौरव देते थे। और हम लोगों ने बहुत काम वहाँ किया, मजदूरों के लिए किया। अबुल कलाम आज़ाद जन सेवा संस्थान हमने बनाई, असंगठित कर्मकार समिति संगठन बनाया, उसके माध्यम से काम करते रहे। हम लोग जो भीख मांगते हैं लोग बाग रेलवे किनारे किनारे छोटे बच्चे, उसमें हमारा एक मित्र था नाजिम अंसारी, हम लोग मिलकर बहुत काम किए। और उसमें ये उजागर हुआ कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो छोटे छोटे बच्चों को नशा कराकर उनसे भीख मंगवाता है और पैसे कलेक्ट करता है, उनको इतना खाने के लिए देता है जिससे वो जीवित रह सकें। बहुत बड़ा उजागर ये मामला आया था हम लोग का। बहुत इलाहाबाद हम लोग सोशल वर्क किए। और वही जो मैंने बताया 2008 में 29 मई 2008 को विजय बहादुर सिंह जी ने लोकसभा लड़ने के लिए हम बसपा से प्रत्याशी घोषित हुए थे हमीरपुर से। तब से लेकर लगातार हम बसपा में हैं। तो क्या बीएसपी ही आपको क्यों अच्छी लगी? बीएसपी इसलिए अच्छी लगी कि बीएसपी गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों और किसानों की पार्टी है, इसलिए बीएसपी अच्छी लगी। और बीएसपी ने जो बांदा का विकास कराया आज तक किसी ने नहीं कराया। जो अटके और अधूरे काम थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने उन अटके कामों को नहीं कराया। जैसे सब जानते हैं बांदा का रिंग रोड आज तक अटका है, बीजेपी की सरकार है, उसने भी नहीं कराया। मेडिकल कॉलेज जो एक चरम में होना चाहिए वो दयनीय स्थिति में है। कृषि विश्वविद्यालय की यही स्थिति है। रिंग रोड हमारा पूरा नहीं बना। मरका का पुल, दांदव का पुल, अगासी का पुल 85% काम होने के बावजूद अटका पड़ा है। हमारे यहाँ से रोज़ 40-50 मरीज कानपुर, लखनऊ के लिए रिफ़र होते हैं। डबल लेन यहाँ से बांदा से लेकर चौड़गढ़ तक बीएसपी सरकार पास हुई जो पपरेंद्र तक बनी है, और आज तक उसको डबल नहीं कराया गया। जहाँ से अटका था वहीं तक है और इतनी खराब पोजीशन है, कुछ कहने को नहीं। जिस सरकार ने, बीएसपी ने बांदा का इतना विकास कराया है, तो बांदा की जनता से मैं कहता हूँ कि अगर जरा सा भी स्वाभिमान है तो सबको बीएसपी में रहना चाहिए। भाई आखिरकार सपा ने अगर हमारे विकास को नहीं आगे बढ़ाया, बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया, किस आधार पर हमें दूसरी दलों का नाम लेना चाहिए? हम तो विकास की बात करते हैं, जो विकास की बात करेगा जयराम सिंह उसके साथ हैं। अच्छा, तो आप जाति में आए अगर, तो जाति से आप ठाकुर हैं, और उस समय एक जो था भाषण बड़ा जो है चर्चित हुआ था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। इस पर भी आपको कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आप भी सवर्ण में आते हैं? देखिए, सामाजिक समानता हमारे संविधान के प्रस्तावना में चीज़ लिखी गई है, सबको जीने का अधिकार है। और ये उन लोगों ने सबको एकत्र करने के लिए आज भी तमाम तरह के नारे चलते हैं। लेकिन जब मैं इसमें आया 2008 में मैंने बीएसपी ज्वाइन की, तब ये नारा ख़त्म हो चुका था। हम तो विकास की बात करते हैं, राजनीतिक दल क्या कहते इससे मतलब नहीं है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर इस ये जीवन मिला है तो सबको सामाजिक कार्य करना चाहिए। गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों और मजदूरों और किसानों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। यही जीवन है, यही हमारी संस्कृति रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति में आकर ही
विकास किया जा सकता है या जनता का भला किया जा सकता है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम लोग मूलतः सोशल वर्कर हैं और हमारी कार्यशैली में आप देखते होंगे हम लोग आज भी नेता नहीं बन पाए, क्योंकि नेता जितना झूठ बोले किसी तरह से शासन सत्ता में बना रहे वही नेता है। लेकिन चूंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं और सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में अच्छे काम करें, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ाई लड़े, और इसी को हम लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। राजनीति में ना रहकर ये सब करने में क्या दिक्कतें आती हैं? अच्छा, चूंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक सत्ता अगर आपको मिलती है तो राजनीतिक सत्ता में आप जब जिम्मेदारी मिलती है, पावर मिलता है, तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए राजनीति में आना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं, कुमारी मायावती जी, वो बीजेपी की जो है प्रवक्ता है, प्रचारक है, ऐसा सुनने को मिल रहा है एक तरह से। नहीं, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आयरन लेडी कहा जाता है। बसपा एक विचारधारा है, वो पार्टी ने एक विचारधारा है। तो इस समय बीजेपी से काफ़ी पसंद कर रही हैं मायावती जी, चुनाव में भी नहीं उतरी, मैदान में भी नहीं उतरी। भाई एक चीज़ हम आपको बता दें, उनकी एक अलग विचारधारा है और राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव आदर सत्कार रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी अकेले अब बीजेपी ले लिया है। जो बीजेपी वाले हैं वही राष्ट्रभक्त हैं, इसके अलावा सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। भाई अगर जैसे हम राष्ट्र की बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम बीजेपी करीब है। अरे हम तो राष्ट्रवादी हैं ही, हम सब राष्ट्रवादी हैं। कौन राष्ट्रवादी? आप नहीं है क्या? जी, अच्छा, सुना है आपको, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत बातें भी हो जाए, आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी आप फैसले ले लेते हैं। राजनीति में कैसे ये सब आप सबर कर पाएंगे? देखिए, गुस्सा नहीं आता, गुस्से को एक आक्रोश कहते हैं जी। जब व्यवस्था के प्रति आप आक्रोश व्यक्त करते हैं, क्योंकि अगर कोई लोभ लालच, जैसा भी कहा, मैं नेता नहीं हूँ, नेता अपना फायदा और नुकसान देखता है। हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम समाज का फायदा देखते हैं, समाज का हित देखते हैं कि हमारे समाज का हित किसमें है। तो आक्रोश को लोग गुस्सा समझ लेते हैं। व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश प्रकट करना ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने आक्रोश नहीं किया तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। माँ भी जब तक बच्चा नहीं रोता दूध नहीं पिलाती। तो राजनीति में बहुत संयम की आवश्यकता होती है, बहुत सोचने समझने की आवश्यकता होती है। ऐसे में कैसे आप आगे जो है? भाई राजनीति में जिसको शासन सत्ता का सुख चाहिए उसको संयम की जरूरत होती है। उसको डर रहता है, भय रहता है कि मैं कोई ऐसा शब्द ना बोल दूं तो मेरा नुकसान हो जाए, मेरा राजनीतिक करियर चला जाए, मेरा व्यवसाय चला जाए। ये हम आज तक नहीं सोचे। अगर ये सोचते होते, समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश की पहली घटना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिला पंचायत को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। नहीं, हम भी अगर होते शासन सत्ता से डरते तो हम ये ना करते। क्या राजनीति में आने के बाद आप अपने आप को कुछ बदलना चाहेंगे या ऐसे ही रहेंगे? अव्यवस्थाओं के खिलाफ मुखर और प्रखर होकर मैं आवाज उठाता रहूंगा, आगे भी उठाऊंगा। जो भी अधिकारी, जो भी नेता जायज बातों को नहीं सुनेगा, उसके खिलाफ ऐसे प्रखर और मुखर रहेंगे। एक घटना काफ़ी पुरानी सुनी जाती है आपके विषय में कि एक बार एक आप में आरोप भी लगा था जिसमें आप जेल भी गए थे। क्या घटना थी वो? वो बाइज्जत बरी हूँ जी। वो बिल्कुल झूठी घटना थी। एक चीज़ ये बताइए, जब ये हमारे ऊपर आरोप लगा था तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अध्यक्ष जिला पंचायत हमारा था जो किरण वर्मा थी, और जो विवाद जो आरोप हमारे ऊपर लगा, चूँकि हम बहुत तेज़ी से राजनीति में आए, जो लोगों को खल रहा था, उनके आँख की किरकिरी बन रहे थे, तो लोगों ने जानबूझकर साजिश करके हमें फंसाया। ये बताइए, जिस अधिकारी की हत्या में फंसा, हम जिला पंचायत सदस्य थे, हम प्रस्ताव पारित करके शासन में शिकायत करके उसको हटवा सकते थे। उससे लड़ने की हमें क्या जरूरत थी? आप ही जवाब दीजिए। और उसे बाइज्जत बरी हूँ। लोग कहते हैं आपके अंदर राजनीति के गट्स नहीं है। भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीतिक गट्स होते तो मैं भी सपा में गया होता, मैं भी आज बीजेपी का टिकट पाया होता। समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और साथी हैं जो बहुत अच्छे मुकाम में हैं। बीजेपी के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे साथी, उपेंद्र तिवारी जो आपके मंत्री हैं बीजेपी का दाव नेता, मेरे क्लास का पढ़ने वाला मेरा साथी है, लेकिन मैं कभी उससे नहीं मिला। आप पूछ सकते हैं उपेंद्र तिवारी से कि मैं कौन हूँ। इसलिए
कि हमें सेवा करना है, सेवा करने के लिए हम किसी के पीछे घूमने वाले नहीं हैं। हम तो अकेले चले हैं, अकेले ही सक्षम हैं, क्षमता रखते हैं अपने समाज की भलाई के लिए लड़ने के लिए। हमारे पास खुद के मुद्दे हैं और खुद के उनके हल हैं। आप कोई भी समस्या पूछिए, उसका हल बताऊंगा जो बुंदेलखंड में जरूरत है। आपको चैलेंज है, आप कोई भी मुद्दा उठाइए, उसका मैं इतना अच्छा हल बताऊंगा कि शासन और सत्ता और आप भी मजबूर हो जाएंगे उसको करने। तो फिर आप बताइए, बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या है, पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे आप दूर करेंगे? आपने छीन ली। जी जी। देखिए, बीजेपी ने सदैव कहा कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, तो बातों से कहने पे खाक आय दुगना होगी? अरे दुगना आय करने के लिए, उसके लिए आपको योजनाएं लानी पड़ेंगी। समस्याएं क्या हैं उसके बारे में आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। फिर उन समस्याओं के निराकरण और निस्तारण के लिए आपको ऐसी विधियां लगानी पड़ेंगी जिससे सहजता और सरलता से कम पैसे में उस समस्या का निदान हो जाए। जैसे आज हमारे यहाँ 2 समस्याएं तो बहुत हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कृषि प्रधान है हमारी तिंदवारी विधानसभा, अपने यहाँ की बात करता हूँ, हमारे यहाँ अन्ना प्रथा और सिंचाई की सबसे बड़ी समस्या है। 2 ही है ना, क्या और है? नहीं, सबसे बड़ी ठीक है। अन्ना प्रथा का मैं आपको निदान बता देता हूँ, बिल्कुल सरल और सहज। अन्ना प्रथा का जब निदान हम इस तरह से करेंगे कि गाय को हम आय का सौदा बना दें, और जब गाय हमारी आय का सौदा बन जाएगी तभी अन्ना प्रथा खत्म होगी, लोग उससे बांधेंगे। अब आय का सौदा कैसे होगी? कि हम उनको दुधारू बना दें। दुधारू कैसे बनेगी? कृत्रिम गर्भाधान से या अच्छी नस्ल के सांडों के द्वारा उनको उच्चीकृत कर दिया जाए, उसकी नस्ल को परिवर्तित कर दिया जाए, उनका दूध 10, 15, 20 लीटर हो जाए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 50 लीटर से ज़्यादा गाय दूध देती हैं। एक गाय 50 लीटर ज़्यादा दूध देती है। इसलिए लोग बाग वहाँ पर गायों को बांधते हैं, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। आदरणीय परम आदरणीय राजा बाबू सिंह है जो पचनेही निवासी, आप जानते हैं, डीजी हैं इस समय। उनसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि ऐसा ऐसा मामला है, और यहाँ पर अगर उन्नत किस्म के सांड आ जाएं तो निश्चित रूप से यहाँ पर उन्नत किस्म की नस्लें पैदा होंगी, तो लोग बाग गायों को बांधने लगेंगे। उन्होंने सहर स्वीकार करके तत्काल 1 हफ्ते के अंदर गिरी नस्ल 2 ट्रक सांड यहाँ बांधने में भेजते, जो हमने अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र में बांटा था और अगल बगल वाले गांव बांटा था। उसका आप जाके देख सकते हैं, जिला पंचायत में, अतराहट में, आप पचनेही में उनका नस्ल है। आप आवास विकास में देखते होंगे, एक कत्थई रंग का गिरी नस्ल का सांड घूमता रहता है, उसलिए उसकी तमाम नस्लें आप सड़क पर घूमती हैं। और जहाँ अतराहट वगैरह हम देख लीजिए, जहाँ हमने व्यापक प्रबंध किया था, वहाँ हर घर में बच्चियां बंधी उसकी। सही है। आप भी एक और सिंचाई के लिए बताऊं, सिंचाई की व्यापक व्यवस्था कैसे होगी? जी बताइए। एक चीज तो ये बता दूं, ज्यादातर योजनाएं एक संबंधित उद्योगपति, जिसका वो उद्योगपति होता है, और अधिकारी और नेता मिलके बैठ के कमरे में एक मीटिंग करते हैं। उद्योगपति अधिकारी से कहता है हमें पाइप बेचता है, और उनका सिस्टम सेट होता है। ज्यादातर यही होता है। और जो हमारे यहाँ हर घर जल योजना चल रही है बुंदेलखंड में, व्यापकता से पूरा 68,000 करोड़ की मैं सुन रहा हूँ योजना है, ये बिल्कुल फेल होगी, मैं लिख दूँ। हमारे यहाँ की दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए बुंदेलखंड की। हमारे यहाँ नालों से जो पानी बह के जाता है, सिंचाई की व्यवस्था बता रहा हूँ, उस नाले के पानी को हम लोग रोक दें। पानी कम नहीं है, और कैसे रोकें? लोकल स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन करके, जल प्रबंधन इस तरह से करें कि नाले के किनारे किनारे जितना रकबा के आधार से 100 बीघे 50 बीघे के तालाब बना दें, उनको कंक्रीट कर दें। हर सरकार ने तालाब और किसान के लिए योजना चलाई है। बसपा में हर खेत का पानी खेत में योजना चलती, ये बीजेपी तत्कालीन सरकार खेत तालाब योजना चला रही है। लेकिन उसका समुचित उपयोग हम लोग कैसे करें? उसका उपयोग यही है कि तालाब बना दें 100-150 बीघे के, और उस तालाब को या तो पन्नी बिछा के कंक्रीट करके नीचे से, जिससे उसका पानी न सोखे, और उसमें सौर ऊर्जा, इस समय सौर ऊर्जा बहुत व्यापक रूप ले रहा है। सौर ऊर्जा के उसमें हम पंप लगा दें, मोटर लगा दें, 10-12 दिशाओं में उसकी लाइन फैला दें। उस लाइन पे सोलर पंप लगा के उसी तालाब से पानी फैला दें, जितना जहाँ जो सीमा है, जो गांव के अंत तक वो पानी जाए। जैसे सूर्य भगवान उदित होंगे, वो लाइन चलने लगेगी, 10-12 लाइन जितनी होंगी, उसमें टी लगा दे, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर लेगा। बहुत सरल व्यवस्था है। और उसको हम आर्थिक रूप से मजबूत देने के लिए कि वो गांव की परियोजना गांव में ही बनती रहे, उसमें मछली पालन करवा दें। मछली 50 बीघे तालाब में लगभग
25 लाख की मछली हो जाएगी, 10 लाख खर्चा निकाल दीजिए, 15 लाख रुपया उसमें मछली बच जाएगा। उस मछली को वही ग्राम पंचायत में एक समिति बना के उससे लड़कों का 2-4 लड़के उसमें वेतन रखाओ और उसका मेंटेनेंस होता रहे। बहुत सरल और सहज प्रक्रिया। बताइए संभव है कि नहीं संभव है? दुनिया की योजनाएं लाने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड में ये बिल्कुल सफल और सहज प्रक्रिया जो कम पैसे में हो सकती है। पलायन रोकने के लिए आप क्या करने वाले हैं? अब जो यही बता रहा था, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर सरकार दुगनी आय की बात कर रही है। जैसे हम सिंचाई की व्यवस्था लागू कर देंगे तो हमारे यहाँ 3 फसलें होने लगेंगी। जैसे 3 फसलें होने लगेंगी तो एक फसल से किसान का खर्चा निकल आएगा, 2 फसलें वो अपने जमा करने लगेगा, तो मजदूरों को काम मिलने लगेगा, किसान को काम मिलने लगेगा, पलायन अपने आप बंद हो जाएगा। पलायन तो इसलिए होता है ना कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास काम नहीं है। अगर गौशाला हमारी उन्नत किस्म हो जाए, कुछ लोग गायों में काम करेंगे, कुछ गौशाला में काम करेंगे और खेती में इतना काम हो जाएगा कि कोई बाहर जाएगी नहीं। अभी हमारे यहाँ खेती एक फसल होती है, जुताई के समय, कटाई के समय, इसके अलावा कोई काम ही नहीं मजदूरों के पास, इसलिए मजबूरी में पलायन के लिए मजबूर है वो। आप सुना है, आप जो है लोग जानते भी हैं कि आप झूठ नहीं बोल पाते हैं, आपके अंदर ठकुरैसी कूट कूट के भरी है, तो कैसे जो है आगे जो है काम चलेगा इससे? देखिए, झूठ तो नहीं बोलता, ठकुरैसी नहीं है। अभी ठकुरैसी की परिभाषा जो बोलते हैं आप ठोस बोलते हैं। छत्री, देखिए छत्री एक धर्म है जो राष्ट्र की सीमाओं के लिए सदैव से मरता आया है। कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि हमारे नौजवान और नए बड़े लड़के सब खत्म हो गए, बचे नहीं, तो हमारे क्षत्रियों की महिलाओं ने 12-12 वर्ष तक के लड़कों को लड़ने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए भेज दिया है और लड़के लड़ते लड़ते सदैव छत्री मरा है। छत्री गरीबों, मजलूमों, गरीबों, किसानों की सदैव रक्षा करता रहा। अगर असली छत्री है तो सदैव सेवा में रहा है, तभी छत्रियों का नाम है। छत्री एक धर्म है। छत्री का मतलब होता है छत्रप, कि अगर बारिश हो रही है तो आगे सामने मजलूम जो जिसकी आवश्यकता उसके ऊपर छाता लगा दे, वो है छत्री। लेकिन लोगों ने बीच बीच में लोगों ने बदनाम किया है। मीडिया उसमें समाज उसमें सिनेमा में ज़्यादातर छत्रियों को बदनाम किया गया है। जानबूझकर कुछ लोगों ने छत्रियों को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं। राणा प्रताप को कभी किसी ने नहीं दिखाया, भगवान राम को किसी ने नहीं दिखाया। अरे भगवान राम को देखिए, जो तिनके के भांति राज्य त्याग देते हैं, तिनके के भांति राज्य जीत कर वहीं के एक अच्छे व्यक्ति को, रावण के भाई को राज्य दे देते हैं। और राम के यहाँ छत्री थे, वहां पर राम राज्य इसलिए कहा जाता है कि आज किसी की व्यक्तिगत छीटाखड़ी करने के लिए आदमी की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक दलित समाज का आदमी भगवान राम के दरबार माँ सीता के ऊपर सहजता से इल्जाम लगा देता है, झूठा इल्जाम, तब भी उसकी रक्षा के प्रतुर्त के लिए उसको माँ सीता को घर से निकाला जाता है। ये जानकारी है कि नहीं? तो कैसे आप छत्रियों कह सकते हैं गलत है? लेकिन कुछ लोगों ने छत्रियों को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए लोगों ने छत्रियों को बदनाम किया। असली छत्री है तो सही बोलेगा और अपने न्याय के मार्ग पर चलेगा, कभी गलत नहीं करेगा। राजनीति में विरोधी भी बहुत होते हैं, आपकी विपक्षी के लोग भी मिलेंगे, अन्य पार्टी के भी मिलेंगे, कई आरोप आप पर भी लगेंगे, कई तरह के नुक्ताचीनी भी हो सकती है। ऐसे में आपको गुस्सा आ गया तब क्या आप करेंगे? नहीं, गुस्सा नहीं। अभी हाल ही की घटना है कि एक व्यवसाय के दौरान किसी एक जो है पत्रकार ने जो है आपके खिलाफ कुछ खबरें चलाई, आप उड़ाना लेके घर पहुंच गए थे, गुस्सा आपको आ गया था, तो राजनीति में सब कैसे झेल पाएंगे आप? ये कहने का मतलब है जी। गुस्सा नहीं आया था, वो आपके ही चैनल में चला रहे थे, वो लगातार झूठी और भ्रामक खबरें लगा रहे थे लगातार। क्योंकि हमारे मोहल्ले के बगल में है, मैं वहाँ से निकल रहा था, अक्सर उसके दरवाजे से निकलता हूँ। क्योंकि घर आना है तो उसके दरवाजे से ही आना होता है, 2 रास्ते हैं, तो उसके दरवाजे से इधर कालू गाँव तरफ से आते हैं, तो उसी के दरवाजे से हम लोग 60 पड़ता घुस आते हैं। उनका भाई दिख गया, उनकी माता दिख गई, तो एक सहज भाव से कि माता जी अपने बच्चे को समझा ली, झूठी खबरें और भ्रामक खबरें मत चलाएं, सही को खूब छापें। क्यों विवाद करता है? अभी विवाद किया था तो जो डिग्री कॉलेज के प्रचार थे उससे झगड़ा उसने किया था, तमाम उसके झगड़े हम पेपर और मीडिया में देखते आए हैं। मैंने कहा माता जी मैं 24 कैरेट का ईमानदार आदमी हूं और इस समय भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कहीं हमने दलाली किया हो, कमीशन खोरी किया हो, 420 किया हो, या आज तक 2 बार से पत्नी हमारी जिला पंचायत सदस्य हो, कभी कामों में कमीशन लिया हो या सोचा हो या कभी बिके हो, तो आप बता दीजिए, हम तो वहां तक बात करते हैं। उसको उन्होंने प्रोपोगंडा बनाया। उन्होंने, उनके एक महिला साथी हैं, उससे महिला साथी ने हमको फ़ोन करके धमकाया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैंने पुलिस अधिकारियों को दिखाया था। मैंने नहीं कहा था,
उन्होंने कहा था, तब एक हमारा साथी आ गया था, उसने हमारा इंटरव्यू लिया, सहजता से मैंने अपनी बात मुझे बताया कि सच्चाई की बात करने में आक्रोश अपने आप आता है। अगर आप सही नहीं तो आक्रोश आता है, वो हमारा गुस्सा नहीं होता, आक्रोश होता है। तब से लेकर हम शांत हैं, तभी तमाम चीजें आ रही हैं। राजनीति में तो ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं, झूठ फैलाना, झूठी भी जो है नाम लगाना, ये राजनीति में तो ये तो और चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी, फिर कैसे फेस करेंगे आप? जयराम सिंह सिर्फ 2 लोगों को डरते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं डरते। जानते हैं 2 लोग कौन है? नीली छतरी वाला या जनता जनार्दन। इसके अलावा जयराम सिंह चूंकि सही मार्ग में चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं, ना मैं डरता हूँ। तो क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए, अगर आपके भविष्य में राजनीति में आपके खिलाफ अगर कोई कुछ भ्रामक बातें करता है या आलोचना करता है, तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे ही जो है आएंगे या उसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी है? छतरी वाला जनता जनार्दन अपने आप देता है, तमाम लोगों को दे रहा है, आप पता करा लीजिएगा, गोपनीय जांच करा लीजिए। हमारा कोई रोल नहीं है, सौगंध खा के कह रहा हूँ, हमारा कोई रोल नहीं। और नीली छतरी वाले ने सब उनको फिट कर दिया। अच्छा ठीक है, अभी एक सपा सुप्रीमो अखिलेश जी ने एक बड़ा खेल खेला है। एक उन्होंने कहा है कि जो भी रिटायरमेंट या जो भी पेंशन बंद हो गई थी, पेंशन चालू कर देंगे। इस चुनावी मुद्दे को कैसे पार पाएगी बीजेपी? अब बीजेपी वाले सपा वाले, जहाँ तक मुझे याद है, आप कैसे कि माननीय मुलायम सिंह जी के शासनकाल में ये पेंशन बंद की गई थी। अब वही अखिलेश जी जो है उन्हीं के समाजवादी पार्टी सरकार भी बंद की गई, अब वही चालू कर रहे हैं। देखिए, हम गरीबों, मजलूमों, किसानों के सेवक हैं। और आपने सुना होगा, सिकंदर बहुत बड़ा राजा था, मरते वक्त बहुत उसने साम्राज्य विस्तार किया था, बहुत धन दौलत लूटा था। जब वो अंतिम समय आया तो उसने कहा कि मैं किस लिए करता रहा, आज मेरा बोध गहराया है कि ये तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो ताबूत से दोनों हाथ उसने अपने बाहर करवा दिए थे कि लोग बाग देखें, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इतना मेरा बोध गहराया है कि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, जिसने त्याग किया आज उसी का नाम है। भगवान बुद्ध अगर राज न त्यागे होते तो आज वो भगवान की तरह न पूजे जाते। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम अगर राज न त्यागे होते तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते, आज न पूजे जाते। उन्हीं के भगवान श्री राम का, भगवान बुद्ध का अनुकरण करने का प्रयास करता हूँ, सही मार्ग में चलता हूँ। मानव हूँ, कुछ ना कुछ कमियाँ हो जाती मानवीय गुणों के आधार पर, लेकिन सच्चा हूँ, बारंबार प्रयास करता हूँ, प्रभु से यही मांगता हूँ सच्चाई के मार्ग पर जीवन कटे। बुंदेलखंड राज्य को लेकर काफ़ी जो है लोगों ने आंदोलन किए, कई प्रयास किए, कई सालों से, आज़ादी के बाद, मैं तो कहूँगा आज़ादी के बाद से ही इसके लिए मांग चल रही है। और 2007 में जब बसपा की सरकार थी तब उन्होंने जो है प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा था, लेकिन बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पाया। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? बुंदेलखंड राज्य का जो हमारी माननीय बहन जी ने है, जैसा कि आपने बता दिया, 4 भागों में बांटा था। उसमें एक बुंदेलखंड था, अवध प्रदेश था, पश्चिमांचल था और पूर्वांचल था। क्योंकि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी भी कहती रही कि हम राज्य बनाएंगे, लेकिन नहीं बना रहा। 1955 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही बुंदेलखंड राज्य की नींव रख दिया था। छोटे राज्यों की उनकी परिकल्पना थी। आज देखिए, तेलंगाना राज्य 2 नवंबर 1914 को बना। तेलंगाना में जहां 50,000 लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी मेहनत करने जाते थे, आज तेलंगाना 7 सालों में इतना मजबूत हो गया है कि कई प्रदेशों के लोग तेलंगाना में आते हैं। और जिस दिन बुंदेलखंड हमारा राज्य बन जाएगा, उस दिन बुंदेलखंड हमारे भारतवर्ष के अमीर राज्यों में से एक होगा। बुंदेलखंड में खनिज संपदा भरी पड़ी है। पूरा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की खनिज संपदा से आने वाली रॉयल्टी में पल रहा है, पूरा बुंदेलखंड। और अगर मैं यहाँ से विधानसभा में चुन के गया तो मेरी लड़ाई का मुद्दा बुंदेलखंड राज्य बनाओ भी रहेगा। हम सरकार से अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मांग करेंगे कि साहब अब बहुत हो गया बुंदेलखंड का पिछड़ापन, अब हम पिछड़ा नहीं कहलाना चाहते। अब जयराम सिंह आ गए हैं, या तो हमारा हक दे दो या हमें बांट दो, हमारा राज्य दे दो। इसके अलावा तीसरी बात नहीं होगी।
तो ये थे हमारे साथ जयराम सिंह जी, जो तिंदवारी विधानसभा बीएसपी से प्रत्याशी हैं और ये भी मैदान पे उतर चुके हैं। उन्होंने अपने सारे राज खोले। अब देखना होगा कि मतदान के बाद 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम बहुत धन्यवाद।